जिस माँ ने अपनी पूरी उम्र परिवार को सींचने में लगा दी, आज उसी को बेटों ने बोझ समझकर गद्दी से उतारना चाहा। पर माँ के एक फैसले ने पूरे खानदान के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक वर्मा और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हमारे समाज की उस कड़वी हकीकत को बयां करती है, जहाँ सत्ता और जायदाद के सामने माँ की ममता भी धुंधली पड़ने लगती है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास बसे एक नामी घराने की, जिसे लोग नर्मदा सदन के नाम से जानते थे। इस हवेली की मुखिया थी मां सरस्वती देवी। सरस्वती जी ने अपने पति के देहांत के बाद न केवल अपने 3 बेटों को पाला, बल्कि उनके पुश्तैनी इत्र और मसालों के कारोबार को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जहां आज उनका नाम पूरे प्रदेश में इज्जत से लिया जाता था। मां सरस्वती देवी का स्वभाव बड़ा ही सख्त लेकिन न्यायप्रिय था। हवेली के मुख्य कमरे में रखी वो शीशम की पुरानी कुर्सी, जिस पर बैठकर वे घर और व्यापार के सारे फैसले लेती थी, वो महज एक कुर्सी नहीं बल्कि अनुशासन का प्रतीक थी। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा विनायक, जो व्यापार देखता था, मंझला बेटा सुमित, जो शहर में राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा था, और सबसे छोटा धीरज, जो अभी पढ़ाई पूरी कर घर लौटा था। विनायक की पत्नी शालिनी और सुमित की पत्नी रंजना दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी थी। उन्हें हमेशा यह बात खटकती थी कि घर के सारे आर्थिक अधिकार और तिजोरी की चाबियां आज भी 70 साल की सरस्वती देवी के पास ही क्यों हैं। एक सुबह हवेली के बरामदे में विनायक और सुमित गुपचुप तरीके से बात कर रहे थे। विनायक ने झुंझुलाकर कहा, बाबूजी को गए 10 साल हो गए, लेकिन माँ आज भी ऐसे हुक्म चलाती है जैसे हम आज भी बच्चे हों। बाजार में लोग मुझसे पूछते हैं कि विनायक जी, बड़ा फैसला तो माता जी ही लेंगी ना। यह सुनकर मेरा खून खौल उठता है। अब माँ को रिटायर हो जाना चाहिए, उन्हें यह गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सुमित ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो भाई साहब, राजनीति में मेरा कद बढ़ रहा है लेकिन घर में मेरी एक नहीं चलती। जब तक माँ उस कुर्सी पर बैठी हैं और वो चाबियां उनके पास है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें मिलकर उन्हें मजबूर करना होगा कि वे अब व्यापार और घर की कमान हमारे हाथों में सौंप दें। शालिनी और रंजना ने भी आग आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने योजना बनाई कि माँ को यह एहसास कराया जाए कि अब उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है और वे फैसले लेने में सक्षम नहीं है। उन्होंने सरस्वती देवी के सामने पुराने कागजात और हिसाब किताब में गलतियां निकालनी शुरू कर दी। दोस्तों, जब अपनी ही औलादे पराई होने लगे और माँ की बरसों की मेहनत को बोझ समझने लगे, तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सरस्वती देवी ने तो इन बेटों के लिए अपनी रातों की नींद और सुख सुविधाएं कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज वही बेटे उन्हें बेदखल करने की साजिश रच रहे थे। क्या आपको भी लगता है कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वह सबसे पहले उन रिश्तों को भूलता है जिन्होंने उसे खड़ा किया? मैं विवेक वर्मा चैनल के माध्यम से आप तक ऐसी दिल को चीर देने वाली कहानियां पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं कि आप अपनी माँ और अपने संस्कारों से कितना प्यार करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए वो हिम्मत है जो मुझे सच बोलने की ताकत देती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अगर आप भी माँ की ममता का सम्मान करते हैं तो अभी इसी वक्त हमारे इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और जुड़ाव के बिना मेरा यह सफर अधूरा है। कृपया सब्सक्राइब करें और हमारी इन भावनाओं की दुनिया का हिस्सा बने। साजिश और गहरी होती गई। एक शाम विनायक और सुमित ने पूरे खानदान और व्यापार के पुराने सहयोगियों को हवेली में बुलाया। उन्होंने इसे एक पारिवारिक सभा का नाम दिया। सरस्वती देवी अपनी उसी शीशम की कुर्सी पर बैठी थी। उनकी आंखों में वही पुराना तेज था, लेकिन आज उनका मन थोड़ा भारी था। विनायक ने सभा के बीच खड़ा होकर बड़े ही बनावटी स्वर में कहा, माँ, आपने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम शहर के बड़े व्यापारियों में गिने जाते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप आराम करें। आपकी सेहत अब ढल रही है। हम चाहते हैं कि आप आज सबके सामने इस कुर्सी का त्याग कर दें और व्यापार के सारे अधिकार मुझे और सुमित को सौंप दें। हमने सारे कागजात तैयार करवा लिए हैं, बस आपके हस्ताक्षर चाहिए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सरस्वती देवी के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई। उन्होंने धीरे से अपने चश्मे को ठीक किया और विनायक की आंखों में देखते हुए कहा, विनायक, हाँ, क्या यह तुम्हारा अकेला फैसला है या सुमित भी यही चाहता है? सुमित ने आगे बढ़कर कहा, माँ, बड़े भाई सही कह रहे हैं। दुनिया बदल गई है। आपके पुराने तरीके अब काम नहीं आते। हमें व्यापार को आधुनिक बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि आप अब गद्दी छोड़ दें। सरस्वती देवी ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुरा कर बोली, बेटो, मैंने सोचा था कि तुम मेरी उम्र का सम्मान करोगे, लेकिन तुम तो मेरी मेहनत का सौदा करना चाहते हो। मैं साफ साफ कह देना चाहती हूँ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं ना तो ये चाबियां छोड़ूंगी और नहीं ये कुर्सी। जब तक मेरे शरीर में जान है, इस हवेली और इस व्यापार का फैसला सिर्फ मैं ही करूंगी। विनायक आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह आपकी जिद है माँ। आप हमें मजबूर कर रही हैं कि हम आपके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएं। हम बैंक और प्रशासन में शिकायत करेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सरस्वती देवी ने शांति से जवाब दिया, जो करना है करो, लेकिन याद रखना, वह कुर्सी की ताकत का नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। तुम दोनों अभी उसके लायक नहीं हुए हो।
अगले कुछ हफ्तों तक हवेली में जैसे युद्ध का माहौल हो गया। बेटों ने माँ से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उनके खाने-पीने पर भी पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की गई। लेकिन सरस्वती देवी अडिग रही। उन्हें पता था कि उनके बेटे व्यापार के नाम पर हवेली को बेचने की फिराक में हैं। दोस्तों, सत्ता का नशा और पैसों की हवस जब सर चढ़कर बोलती है तो इंसान को अपना ही घर दुश्मन नजर आने लगता है। विनायक और सुमित ने एक बड़े बिल्डर से सौदा कर लिया था। उन्हें बस माँ के दस्तखत चाहिए थे ताकि हवेली को गिराकर वह एक बड़ा मॉल बनवा सके। उन्हें माँ की यादों और परंपराओं से कोई लेना-देना नहीं था। क्या माँ हार मान लेगी? क्या बेटों का अहंकार जीत जाएगा? इस कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर पहुँचने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार दिल से विनती करता हूँ, सिर्फ मेरा चैनल नहीं है यह उन हज़ारों माता-पिता की आवाज़ है जो अपनों के इंतज़ार में आँखें बिछाए बैठे हैं और अपने ही बच्चों के अन्याय को सह रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें उन लोगों तक पहुँचाने में मदद करेगा जिन्हें आज हमारे साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस भावुक सफ़र में मेरा साथ दीजिए। अभी सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें दें। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। कहानी में एक रात एक भयानक मोड़ आया। विनायक और सुमित ने कुछ गुंडों के साथ मिलकर हवेली के कागजात चोरी करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि माँ सो रही होगी, लेकिन जब वे तिजोरी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सरस्वती देवी पहले से ही बैठी थी। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। विनायक ने खौफनाक आवाज में कहा, माँ अब बहुत हो गया, चाबियां हमें दे दीजिए वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सरस्वती देवी उठी और उन्होंने वो डायरी विनायक की ओर फेंक दी। पढ़े से विनायक, पढ़ कि तेरे बाबूजी ने मरते समय मुझ पर क्या भरोसा किया था। विनायक ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था कि विनायक और सुमित पर पहले से ही शहर के कुछ सट्टेबाजों का करोड़ों का कर्जा है और वे इस हवेली को सिर्फ अपनी अय्यासियों के कर्ज चुकाने के लिए बेचना चाहते हैं। बाबूजी ने पहले ही लिख दिया था कि सरस्वती देवी कभी भी केटो को संपत्ति का मालिक ना बनाए जब तक कि वे अपनी गलतियां सुधार न ले। सरस्वती देवी ने गरजते हुए कहा कि उन दोनों को लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम इस हवेली को मॉल बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने जुए की लत को छुपाने के लिए बेचना चाहते हो। जिस गद्दी को तुम अधिकार कह रहे हो उस पर बैठकर मैं पिछले 10 सालों से तुम दोनों के किए हुए पापों को ढक रही हूँ। मैंने चुपचाप तुम्हारे कर्ज चुकाए ताकि तुम्हारी इज्जत बची रहे, लेकिन आज तुमने अपनी मर्यादा खो दी है। विनायक और सुमित सन्न रह गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। शालिनी और रंजना जो छिपकर सब देख रही थी, उनके पैर भी कांपने लगे। सरस्वती देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसे जमीन पर पटक दिया। ये लो चाबियां, ले जाओ ये हवेली, ले जाओ ये व्यापार, लेकिन याद रखना, आज से तुम दोनों का इस माँ से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जिस कुर्सी को नहीं छोड़ा था वो मेरी जिद नहीं थी। वो तुम्हें बचाने की मेरी आखिरी कोशिश थी, पर तुम तो अपनी माँ के ही कातिल बन गए। छोटे बेटे धीरज ने, जो अब तक खामोश था, अपनी माँ का हाथ पकड़ा। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, ये चाबियां मैं उठाता हूँ और आज मैं कसम खाता हूँ कि इन दोनों भाइयों को इस हवेली की एक ईंट भी नहीं छूने दूंगा। धीरज ने पुलिस को पहले ही बुला लिया था। उसने सबूत पेश किए और कि कैसे विनायक और सुमित ने जाली दस्तावेज तैयार किए थे। विनायक और सुमित को अपनी ही माँ के सामने हथकड़ियां पहननी पड़ी। महीनों बीत गए। विधायक विनायक और सुमित को जेल से जमानत तो मिल गई, लेकिन वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। शालिनी और अंजना ने भी उनका साथ छोड़ दिया। हवेली में अब शांति थी, लेकिन सरस्वती देवी की आंखों में वो तेज अब एक उदासी में बदल गया था। धीरज ने व्यापार संभाला और उसे नई ऊंचाइयों पर ले गया। एक सुबह जब वह माँ के पास गया तो उसने देखा कि सरस्वती देवी उस शीशम की कुर्सी पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। धीरज ने धीरे से कहा, माँ चाबियां संभाल लीजिए, अब मुझे सब समझ आ गया है। आपने जो किया वो नफ़रत के लिए नहीं बल्कि हमारी जड़ों को बचाने के लिए था। सरस्वती देवी ने मुस्कुराते हुए धीरज का हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, कुर्सी और चाबियां तो सिर्फ प्रतीक है, असली ताकत तो संस्कारों में होती है। जिस दिन तुम अपनों की रक्षा करना सीख गए, समझो तुमने गद्दी संभाल ली। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे बुजुर्ग जो फैसले लेते हैं उनके पीछे अक्सर एक ऐसी गहराई होती है जिसे हम अपने अहंकार में देख नहीं पाते। पद और प्रतिष्ठा आती जाती रहती है, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद और उनकी दी हुई सीख ही हमें जीवन की असली जंग में जीताती है। कभी भी अपने बड़ों के अनुभव को आउटडेटेड समझने की गलती ना करें, क्योंकि जिस छाँव में आप पल पले बड़े हैं वही छाँव आपको धूप से बचा सकती है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने परिवार के प्रति एक नई सोच दी होगी। मैं आपका अपना विवेक वर्मा विदा लेता हूँ, लेकिन जल्द ही वापस आऊँगा एक और मार्मिक कहानी के साथ। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखिएगा, कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे हमें जीना सिखाती हैं। अपना और अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखें, उनका सम्मान करें, क्योंकि उनके बिना यह दुनिया अधूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।